गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। 16 सितंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा। जितने भी देखिए एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी जितने भी शिफ्ट हो रही है, उसमें हमने ये चीज नोट की है कि डेली करंट अफेयर में हम जो एडिशनल फैक्ट डिस्कस करते हैं वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक एक फैक्ट को ध्यान से नोट कीजिए। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा देखिए, आज मैं आपका सेशन ले रहा हूं, एक आध दो दिन के लिए मैं बाहर रहूंगा, आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको दुष्यंत सर आपका डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए कमेंट में पंकज सर कहाँ गए, और जो भी कमेंट है, देखिए यहां पर छुट्टी भी रख सकता था मैं एक दो दिन के लिए, लेकिन आपका लॉस ना हो इसीलिए आपका सेशन कंटिन्यू रहेगा, उसकी आप चिंता छोड़ दीजिएगा। हार्डली 2 दिन की बात है, 2 दिन कॉपरेट कीजिए, एक आध 2 दिन ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे। डेली करंट अफेयर आपको रोज मिलता रहेगा, तो एक आध 2 दिन की बात है, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑफर ऑफ द डे आपको पहले ही बता देता हूं। करंट अफेयर एमसीक्यूज 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर का जो एमसीक्यू सेशन है 2023-24 के करंट अफेयर के, यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत ही इजीली। यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि 1000 करंट अफेयर एमसीक्यू में आपको डिटेल भी मिलेगी, जो भी आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। टॉपिक वाइज आपको सभी चीजें क्लियर की गई है और प्रिंटेबल है, आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। यह आपको यहां पर सहूलियत है। काफी नॉमिनल चार्जेस यहां पर आपके लिए रखे गए हैं, ओनली 24 रुपीज। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी चल रहा है, तो आप इजीली रिवीजन कर पाओगे, अपनी परफॉर्मेंस को यहां पर चेक कर पाओगे, ठीक है। अगस्त तक अपडेटेड है ये, 2024 अगस्त तक, तो आप इजीली इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है अमृत मोहन प्रसाद को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। अमृत मोहन प्रसाद की बात करते हैं कि ये कौन है, तो 1989 ओडिशा बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अमृत मोहन प्रसाद। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए। अभी तक इस पद पर दलजीत सिंह चौधरी थे, लेकिन आपको मैंने बताया था कि दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, तो वो शिफ्ट हुए, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए कौन? दलजीत सिंह चौधरी। और अब जो एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, इसके महानिदेशक के रूप में अमृत मोहन प्रसाद की हाल ही में नियुक्ति की गई। अमृत मोहन प्रसाद के टेन्योर की बात करें तो अगस्त 2025 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो अगस्त 2025 तक इनका कार्यकाल है, याद रखिएगा। एसएसबी के बारे में नॉर्मली आपको पता है, बहुत बार आपने सुना भी होगा, जो नेपाल और भूटान की इंटरनेशनल बाउंड्री है वहां पर सुरक्षा के लिए काम करती है एसएसबी। 20 दिसंबर 1963 को एसएसबी का गठन किया गया था। अब इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने? अमृत मोहन प्रसाद। सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आज का हमारा फोकस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि अंडमान निकोबार से पहले जब नाम चेंज हुए थे तब भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? बहुत कम ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब किसी कैपिटल का ही नाम बदल दे, राजधानी का, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और नाम किया गया श्री विजयपुरम। इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा, श्री विजयपुरम, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है। अंग्रेजों के नाम पर यह नाम आज तक चला आ रहा था। मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री भी बताऊंगा, इंटरेस्टिंग है इसके पीछे की हिस्ट्री भी। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। एक्चुअल में स्वतंत्रता के समय से और उसके पहले अंग्रेजों के शासनकाल से एक इंपॉर्टेंट स्पॉट रहा है अंडमान निकोबार। ऑब्वियस सी बात है, पूरे जो हिंद महासागर है
जो भारत का दक्षिण पूर्वी जो कोस्टल एरिया है, समुद्री एरिया है, वहां पर निगरानी रखने के लिए एक हमको सेफ पॉइंट मिलता है अंडमान निकोबार। तो काफी सामरिक महत्व का केंद्र भी है। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर थी, इसका नाम बदला गया श्री विजयपुरम के नाम से। ओके, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 23 जनवरी 2023 को जब सुभाष चंद्र बोस की 126वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी, तब अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड का एक साथ नाम बदला था। जो भारत में परमवीर चक्र, यह भी पूछा जा सकता है किनके नाम पर रखा गया, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर डिक्लेयर किए गए थे 21 द्वीपों के नाम 2023 में। ओके, यहां से पर्टिकुलर द्वीप का नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसके पहले 2018 में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे। वो इंपॉर्टेंट है, वो काफी एग्जाम में पूछे भी गए। एक हैवलॉक द्वीप था, उसका नाम किया गया था स्वराज द्वीप। इसके बाद नील द्वीप था, इसका नाम किया गया था शहीद द्वीप। और रॉस द्वीप का नाम किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप के नाम से। तो ये काफी एग्जाम में पूछे गए। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला गया है, ठीक है, तो स्पेशली याद रखिएगा श्री विजयपुरम। कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। देखिए, इतिहास देखते हैं पोर्ट ब्लेयर का। तो सबसे पहली बार जब अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट 1788 में इस पर कब्जा किया था, अंडमान निकोबार के एरिया पर, तब अंडमान सागर के सर्वे के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट अर्कीबॉल्ड ब्लेयर। इन्होंने सर्वे किया था, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम उस वक्त अर्कीबॉल्ड ब्लेयर ने उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम पर रख दिया था। लेकिन आगे चलकर कॉर्नवालिस का नाम तो धीरे धीरे हटा ही, क्योंकि खोज किसने की थी, मतलब खोज नहीं, सर्वे बोल सकते, सर्वे किसने किया था, अर्कीबॉल्ड ब्लेयर ने। तो इन्होंने नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम पर रखा, लेकिन क्योंकि सर्वे इन्होंने किया था तो अंग्रेजी पुकारते थे, अरे वो ब्लेयर वाला द्वीप, वो ब्लेयर वाला पोर्ट, तो नाम हो गया पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, नाम पोर्ट ब्लेयर ही रहा। और अब इसका नाम बदला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्या रखा गया, श्री विजयपुरम। ठीक है, आगे आते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है कब? 16 सितंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डे और थीम से भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन लेयर जो कि पृथ्वी के ऊपर हमको देखने को मिलती है समताप मंडल में, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, उसे प्रोटेक्ट करना, उसका संरक्षण किया जाना, लोगों को स्पेशली इसके प्रति जागरूक करना कि भैया ग्लोबल वार्मिंग कम करो, है ना, कार्बन उत्सर्जन कम करो, ये बर्बाद हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका उत्सर्जन कम होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा हार्म करती है ओजोन लेयर को। तो वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन 2024 में वर्ल्ड ओजोन डे की थीम है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, देखिए 16 सितंबर को क्या हुआ था भाई कि वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1987 में 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जो कि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसी के उपलक्ष्य में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1994 में यह डिसीजन लिया कि भैया हम हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाएंगे, और पहली बार मनाया गया 1995 में वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना वर्ल्ड ओजोन डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन 2024 में इस डे की थीम है। पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर नॉर्मली स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है। अल्ट्रावायलेट किरणों से, रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अन्य दिवस में हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर को। कुछ कमेंट भी आए थे स्टूडेंट्स के, बिल्कुल सही है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने हिंदी को आधिकारिक राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया था।
तो इस साल 2024 में 75 साल पूरे हो रहे हैं इसके, 75 ईयर। राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। आगे बढ़े। डीआरडीओ ने जोरावर का परीक्षण किया है। जोरावर क्या है? तो डीआरडीओ जानते हैं ना, डीआरडीओ बहुत बार नाम सुना होगा भाई डीआरडीओ का। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, इसने जोरावर का सफल परीक्षण किया है भाई। ये एक लाइट टैंक है, कम वजन का हल्का टैंक है, युद्ध में यूज करने के लिए जोरावर। ठीक है, तो डीआरडीओ की यूनिट है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, इन्होंने मिलकर इसका निर्माण किया। लाइट वेट होने के कारण ऊंचाई वाले स्थान पर भी इसे अपॉइंट किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। कारगिल जैसे जब युद्ध हो ना, तो यह टैंक बहुत ही मदद कर सकता है। 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बहुत ही आसानी से ले जाने में सक्षम जोरावर लाइट टैंक। ओके, इसका जो नाम है एक आर्मी जनरल के नाम पर रखा गया है। आर्मी जनरल का नाम था जोरावर सिंह कलूरिया। ठीक है, तो इनके नाम पर जोरावर नाम दिया गया है लाइट टैंक को। 25 टन इसका वेट देखने को मिलता है। उम्मीद है कि भैया 2027 तक इंडियन आर्मी में इसे शामिल कर लिया जाएगा। अभी तो परीक्षण चल रहे, काफी फेज लगेंगे, काफी सारी चीजें एड ऑन करनी पड़ेगी, पर धीरे धीरे इंडियन आर्मी में इसे शामिल कर लिया जाएगा। तो जोरावर लाइट टैंक है जिसका हाल ही में डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2024 में ब्रिक्स साहित्य फोरम का आयोजन किया जाएगा रशिया में। ठीक है, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 रशिया में आयोजित किया जाएगा, रशिया के कजान शहर में। ठीक है, इस फोरम या कॉन्फ्रेंस एक तरीके का, इसकी थीम की बात करते हैं तो वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशन, नेशनल वैल्यू एंड कल्चर्स 2024 में इस फोरम या कॉन्फ्रेंस की थीम है। ठीक है, ब्रिक्स के जितने भी देश है वो यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ब्रिक्स देशों के मध्य में साहित्य और साहित्यकारों को बढ़ावा देना, लिटरेचर और जो लिखने वाले हैं साहित्यकार उनको बढ़ावा देना, उन्हें मोटिवेट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो साहित्य का विकास किया जा सके, ब्रिक्स देशों के मध्य में इसे प्रायोरिटी दी जा सके कि भैया एक दूसरे के साहित्यकारों को, जो एक दूसरे के देशों में साहित्य लिखा जाता है उसको आप प्रमोट करो। इसके लिए ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 का आयोजन रशिया के कजान में किया गया, हो चुका है, ये किया गया। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में आप जानते हैं, वर्ल्ड की टॉप लीडिंग जो इकोनॉमिकली कंट्री है उनका एक संगठन है। पहले 5 ही देश थे ब्रिक्स में अभी तक, 2024 से पहले तक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन जनवरी 2024 में 5 और देश जुड़ते हैं, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया और यूएई, और अब ब्रिक्स में हो जाते हैं 10 मेंबर। ठीक है, इसी साल हुए हैं 10, अभी तक 5 थे। ब्रिक्स का जो आखिरी समिट हुई थी 2023 में साउथ अफ्रीका में आयोजित की गई थी, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलिए आगे आ जाएं। सेकेंड इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया? सेकेंड इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। कहां होगा भाई ये सम्मेलन? अगर देखा जाए कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में होगी, ऑब्वियस सी बात है, वहीं पर होती है नॉर्मली, इंडिया में अगर आयोजित की जाती है। ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली में है। तो इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एनर्जी के द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में सेकेंड इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसे संबोधित किया है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में बढ़ावा दिया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में उसके जो उपयोग है उसको बढ़ावा दिया जा सके, यही मोटिव होता है। नॉर्मली इस कॉन्फ्रेंस पर इसी मुद्दे पर चर्चा होती है कि भाई अगर कोई हर्डल है तो कैसे सॉल्व किया जाए, और ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उपयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और निर्यात के लिए भारत को एक ग्लोबल सेंटर के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर डिटेल में डिस्कशन किया गया।
सेकेंड इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित की गई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। आपको पता है ग्रीन हाइड्रोजन को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में धीरे धीरे बढ़ावा मिलता जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट भी लगातार इसके लिए काम कर रही है और इसी क्रम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम बोल सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई थी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे मंजूरी दी थी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल सेंटर बनाना और 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को विकसित करना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य है। 2023 में लॉन्च की जा चुकी है, लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा हर साल कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन तक ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता इंडिया में विकसित की जा सके। 6 मिलियन इस सेक्टर में नई जॉब क्रिएट की जा सके, यह उद्देश्य है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। अब जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहां हुई है? नई दिल्ली में। एक्सरसाइज काकाडू 2024 किस देश में आयोजित की जा रही है? तो एक नेवल एक्सरसाइज के रूप में एक्सरसाइज काकाडू का आयोजन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। एक्सरसाइज काकाडू, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जा रही है। इंडिया के नेवी एयरक्राफ्ट P-81 ने इसमें भाग लिया है। ऑस्ट्रेलियाई नेवी द्वारा आयोजित की जाने वाली एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ठीक है, द्विवार्षिक, 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है द्विवार्षिक मल्टीनेशनल अभ्यास। काफी सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया की ओर से नेवी एयरक्राफ्ट P-81 को भेजा गया एक्सरसाइज काकाडू के लिए। 1993 में से शुरू किया गया था ऑस्ट्रेलिया की नेवल एक्सरसाइज से। 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? कहां किया जा सकता है भाई? नई दिल्ली। ऑब्वियस सी बात है, आंसर डी। अब अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 4th है, ठीक है, 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी और नॉर्मली हिंदी दिवस पर आयोजित किया जाता है। और इस साल तो और खास है क्योंकि 75 साल हो चुके हैं राजभाषा के रूप में हिंदी को एक्सेप्ट किए हुए, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, ठीक है, जो हिंदी राजभाषा डिपार्टमेंट है, नॉर्मली हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए काम करता है। तो इसके द्वारा नई दिल्ली में 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदी के राजभाषा बनने के 75 ईयर पूरे होने के उपलक्ष्य में 14 से लेकर 15 सितंबर तक भारत मंडपम में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। हिंदी को सरकारी क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा सके, सरकारी जो काम होते हैं उसमें हिंदी को बढ़ावा दिया जा सके, यही उद्देश्य इस सम्मेलन को आयोजित किए जाने का। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके द्वारा 2021 में शुरुआत की गई थी अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की और इस साल ये 4था संस्करण है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का। अब 75 साल पूरे हुए हैं हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाए हुए, इसीलिए भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने राजभाषा भारती पत्रिका को भी लॉन्च किया है, जो कि विशेष रूप से हिंदी भाषा में ही तैयार की गई है। निम्न में से कौन सा अफ्रीकन देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बना है हाल ही में अफ्रीकी देश है हमारा, जिसका नाम है अल्जीरिया। आंसर ले लेते हैं, आंसर डी। अफ्रीकी देश अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का हाल ही में नया सदस्य बना है। वैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी ब्रिक्स देशों का ही एक बैंक है, ठीक है ना, जो कि 2015 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में स्थित है और डिल्मा रोसेफ वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट के पद पर है। डन। इसका हाल ही में नया मेंबर बना है 2024 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अल्जीरिया, जो कि एक अफ्रीकी देश है और अफ्रीका में तेल उत्पादन और एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बना। लास्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किस राज्य में करम पूजा उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो करम पूजा उत्सव देखिए मुख्य रूप से उत्तर भारत के कुछ राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, ओडिशा भी है ना, बिहार का भी क्षेत्र है, लेकिन स्पेशली जहां पर सबसे ज्यादा मनाया जाता है वो है झारखंड। ठीक है, झारखंड में करम पूजा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है धूमधाम से। सॉरी। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए करम पूजा उत्सव की बात करें ना तो झारखंड का दूसरा बड़ा फसल उत्सव है। करम पूजा उत्सव झारखंड का दूसरा बड़ा फसल उत्सव झारखंड राज्य में मनाया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भैया कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर भारत की इस बेल्ट में हमको देखने को मिल जाएगा, झारखंड और उसके आसपास की बेल्ट में। लेकिन स्पेशली सबसे ज्यादा जो सेलिब्रेट करता है इस त्योहार को, जहां का ये बेसिक एक फेस्टिवल है, वो है भारत का झारखंड राज्य। वहां पर फसल उत्सव के रूप में करम पर्व को मनाया जाता है, करम पूजा उत्सव के नाम से। ठीक है, झारखंड राज्य में अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए कामना की जाती है इस त्योहार के तहत। बनाया कैसे जाता है, कर्मा पर्व में पूजा कैसे की जाती है? तो देखिए झारखंड में प्राकृतिक पर्वों का आयोजन, ये जो पर्व है इसका आयोजन पाहन से शुरू होता है, पहला डे। ठीक है, जंगल में जाकर करम वृक्ष की लकड़ी लेकर आते हैं ये लोग। ठीक है, करम पूजा पर्व है तो करम वृक्ष की लकड़ी लेके आते हैं, शाखा लेके आते हैं, और फिर उसको घर में लगाकर उसके चारों ओर गीत गाया जाता है। और जो गीत गाया जाता है, जो डांस किया जाता है, उसे करम गीत और करम नाच के नाम से जाना जाता है। झारखंड की जो ट्राइबल्स हैं स्पेशली सबसे ज्यादा वो मनाती है करम पूजा उत्सव को। जैसे बेगा, भूमिज, उराव, खड़िया, मुंडा जनजाति, ये जो ट्राइब्स है वो सबसे ज्यादा बनाती है करम पूजा पर्व को। ठीक है, तो झारखंड राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, तो 16 सितंबर के सभी करंट अफेयर यहां पर आपके इजीली क्लियर हो गए। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ध्यान से सुनिएगा, एमसीक्यू फॉर्म में फटाफट हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। पहला देखिए, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, किस राज्य में जास्कर महोत्सव 2024 आयोजित किया जा रहा है? तो जास्कर महोत्सव आयोजित किया जाता है लद्दाख में। निम्न में से किस देश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास 2024 इंडिया और ओमान के मध्य में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चौथे चरण को मंजूरी दी? तो 2024-25 से लेकर 2028-29 तक। 12 सितंबर को डीआरडीओ ने किस स्थान से शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो कहां से किया है भाई? इसका सफल परीक्षण किया गया चांदीपुर, ओडिशा से। किस अनुच्छेद के द्वारा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा विधानसभा का विघटन करने की घोषणा की? तो आर्टिकल 174। निम्न में से किस संगठन ने ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन किया? तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। चर्चा में रही तापी पाइपलाइन परियोजना में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इन चारों में से देखें तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया शामिल है, मतलब ईरान शामिल नहीं है। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो कौन बने हैं? मोहम्मद तैयब इकराम। लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरुणा वासुदेव का निधन हो गया, इनका संबंध फिल्म इंडस्ट्री से था। आंसर है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, एक एक क्वेश्चन को समझा था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेंगे। हाल ही में साउथ इंडियन ट्राइबल ज्ञान केंद्र कानू किस राज्य में खोला गया? तो यह खोला गया है कर्नाटक राज्य में।
किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की मिनिमम एज 21 ईयर करने वाले विधेयक को पारित किया? तो यह है कौन? हिमाचल प्रदेश। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने हैं जय शाह, है ना। तो यह आंसर है हमारे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के। आपके सभी के सही आंसर आए बिल्कुल। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, पेरिस पैरालंपिक 2024 की मेडल टेली में भारत कौन से स्थान पर रहा? इंपॉर्टेंट। यूएस ओपन 2024 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? और पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तीनों ही लास्ट वीक में पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, इजीली आप बता दोगे अगर आप डेली करंट अफेयर रोज फॉलो करते हो तो। ठीक है, कमेंट में आंसर कीजिएगा तीनों क्वेश्चन के। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। वैसे आपका कल का करंट अफेयर दुष्यंत सर आपको हैंडल करेंगे, तो बिल्कुल आराम से पढ़िएगा। ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।